अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 94 स्टार्ट करते हैं, प्री का 61 पोस्ट का ये। पास पेपर 13 वायलिन क्लब पेज 864 ओपन कर लें। रजिस्टर किधर है? बीस स्कोर बना लिया उन्होंने, कोई आउट नहीं। चलें जी, फॉर्मेट बनाएं आप लोग, मेरा तो बना हुआ है फॉर्मेट। जल्दी करें, जाती क्यों है जी? मैंने पेपर पास किया हुआ है, आप भी कर लें। किसने बोला? पर्चा पास कर लें। भाई बातें बंद कर दें, आप आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। बोलता हुआ कोई नजर ना आए, बोलता हुआ कोई नजर ना आए। वापस करो मेरा मार्कर। ना कोई बोलता हुआ नजर आए, ना कोई बोलती हुई नजर आए। अजीब बात है, उनको कहा इधर बोले जा रही हैं। हाँ, इन्हें मार्कर ना, पट्टी साहब को शिकायत आ रही, सर ने तो हमें मार्कर ही मार दिया। नाल रोना भी होना है थोड़ा जा। क्वेश्चन नंबर उससे अगला है जो भी किया है, फिर मैनू मार पै रही होनी। है कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी इस सवाल में? नजर मारे। बाकी इतना तंग क्या होना, ये तरतीब से बना लेंगे। ले जी, जिनको लग रहा था ज्यादती है, ये ले। नहीं सुकून देखा जाता उस्ताद का, ये ले। चलें जी, फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट बन गया तो सवाल पढ़ना शुरू कर दें। वायलिन क्लब है, चलो फैमिली हूं तुसी लिख लेना, वायलिन फैमिली क्लब। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? ए रिक्वायरमेंट है इनकम एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख लेना। ठीक है। ईयर एंड क्या है? 18 और 18। चैलेंज 31 दिसंबर 18 ही लिखा है। ओके। जी, वायलिन फैमिली क्लब वाज फॉर्म्ड इन 2016। हम खड़े हैं 18 में, 2 साल पहले बना था। ओपनिंग सब होंगे भाई। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 17। 31 यानी 1 जनवरी 18 ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। ठीक है। ओपनिंग जनरल फंड गिवन नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये एसेट्स पड़े हैं, ये लायबिलिटीज पड़ी हैं, दोनों को नेट करोगे ओपनिंग फंड आ जाएगा, अनलेस के एडजस्टमेंट में कोई और ओपनिंग एसेट या लायबिलिटी नजर ना आ जाए। ठीक है। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे चले एक नजर फेर भी लेते हैं सवाल के ऊपर। वैसे तो ये जितने भी बैलेंसेस गिवन है इन सब के लेजर्स ओपन करेंगे, क्योंकि ओपनिंग तो है ना, क्लोजिंग हो ना हो, ओपनिंग तो है ना, लेजर ओपन कर लेंगे। ठीक है। एसेट्स में सब्सक्रिप्शन आ रही है एरियर में, एडवांस रेंट आ रहा है, कैंटीन स्टॉक है, स्नूकर टेबल है, फर्नीचर एंड फिक्स इक्विपमेंट है।
लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ रही है, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी है, कैंटीन वेजेस लाइबिलिटी साइड में मतलब पेएबल, और कैंटीन क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सम ऑफ द बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 18 आर एज फॉलोज। ओपनिंग बहुत सारे दिए, क्लोजिंग थोड़े सारे दिए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर बता रहे हैं क्लोजिंग में, कैंटीन स्टॉक बता रहे हैं, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं, और कैंटीन क्रेडिटर्स। ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इस दफा बता रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, देखेंगे। ब्रेकअप देकर कह रहे हैं ये जो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पता नहीं कहां रिसीव्ड है। अच्छा ये रिसीव्ड ही तो है। अब और करो, जुमला दोबारा पढ़ो। ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18 इज एज फॉलोज, यानी जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन उसका ब्रेकअप ये है, यानी उसका ब्रेकअप अगर ये है तो फिर ये सबका टोटल जो असल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ठीक है ना। तो कितना बनता है वैसे टोटल? 1055 जो टोटल रिसीव हुआ है उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है। क्या है जी ब्रेकअप? वो कह रहे हैं जी कि 18 में खड़े होकर 17 की रिसीव हुई, तो ये फिर क्लोजिंग पिछले साल के क्लोजिंग में रिसीवेबल रही होगी ना। 18 के अंदर खड़े होकर 18 वाली रिसीव हुई, ये तो इनकम में चली जाएगी। 18 में खड़े होकर 19 की रिसीव हुई, ये एडवांस होगी, ठीक है। देखेंगे पार्ल एडजस्टमेंट की बारी आएगी तो देखेंगे। पॉइंट 3, असल तो मैं ये सिखाने के लिए सवाल करवा रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये नया कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। बाकी सारी तो चीजें मोरलेस वही होती हैं, ठीक है, करेंगे इसको। फिर क्लब ऑपरेट्स आ कैंटीन, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी है। डिटेल ऑफ सम पेमेंट्स, कैश की हैं बैंक की हैं? कैश की हैं बैंक की हैं? कहीं पे कैश लिखा हुआ है इसमें, बैंक लिखा हुआ है इसमें, तो गड़बड़ तो हो गई। बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या गिवन है, कहां है? ओ बैंक है और वो भी ओवरड्राफ्ट में पड़ा है, तो बैंक का लेजर तो ओपन होगा। तो फिर ये पेमेंट्स खामोशी के केस में खामोश होना नहीं चाहिए था, उसको क्लियरली बता देता कैश है या बैंक है। लेकिन चलो कैश का लेजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कैश तो ओवरड्राफ्ट नहीं ना हो सकता। कैश ओवरड्राफ्ट हो सकता है? हमारी दराज में 100 पड़े, हमने 150 निकाल लिए, एड्डी उम्र याद जम्बील ताड़ी दराज है हमारा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों हो जाता है? हम बैंक से फैसिलिटी ले लेते हैं कि 100 पड़ा यार हमारे भी, आप पे 150 पे कर दो, तो 50 ओवरड्रॉन हो जाता है। कैश कभी ओवरड्रॉ नहीं, एसेट साइड पे है नहीं, लायबिलिटी साइड पे भी नहीं है, तो कैश का लेजर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बैंक तो कर रहा है ना। तो फिर ये पेमेंट्स बैंक से कर देना, जान छुड़ा लेना, लेकिन बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा आपको माजरत के साथ, ठीक है, ओके। तो इन पेमेंट्स को बैंक से कर लेंगे, यानी क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट बैंक क्रेडिट, ओके सही है। Equipment acquired during the year is only 30% paid. पेमेंट्स में नजर आ रहा है 66, ये इक्विपमेंट नहीं है, ये इक्विपमेंट की कॉस्ट का 30% है। तो 30% पर इक्विपमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते होते, इक्विपमेंट तो रिकॉर्ड होगा पूरी अमाउंट पे। ये क्या है, वो क्या कह रहा है जी, ओनली 30% पेड है। तो पेमेंट्स में जो आवाज कट गई थी, हाइब्रिड वालों आवाज बीच में कट गई थी थोड़ी सी, नहीं सही आ रही है, ओके जी। पेमेंट्स में 66 पड़ा है, वो कह रहा है ये सिर्फ 30% हिस्सा हमने पे किया है इक्विपमेंट की कॉस्ट का, और रिमेनिंग अमाउंट अगले साल फरवरी में पे करनी है। तो इसका मतलब ये 66 टोटल इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं है, बल्कि उसका क्या है 30%। तो इसको 100 बनाना पड़ेगा, डिवाइड बाय 30, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट, परसेंटेज इनटू 100, कितना बनता है? यानी आपकी एंट्री बनेगी इक्विपमेंट डेबिट 220 से, कैश नहीं, बैंक कैश तो है ही नहीं, मैंने कहा बैंक ही कर दो, बैंक क्रेडिट 30 से, और पेएबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट सॉरी 66 से, और पेएबल फॉर इक्विपमेंट 154। ये पूरी एंट्री बनेगी, ओके। एडजस्टमेंट डिस्कस होगी नंबर 6। वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। क्या मतलब?
मतलब जनवरी की 5 को ही मिल जाएगी, तो सर्विस देंगे नहीं एम्प्लॉय, पहले तनख्वाह दे देंगे, वो तनख्वाह लेके भाग जाए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, पहले सर्विसेज लेते हैं। तो ये जो 5th ऑफ ईच मंथ का मतलब ये कि पिछले महीने की तनख्वाह अगले महीने की 5 को जमा पे कर देते हैं, फिर उससे अगले महीने की, हर महीने की तनख्वाह अगले महीने की 5 तारीख को जैसे नॉर्मली होता है वही हो रहा है। ठीक है। नंबर 8 एडजस्टमेंट जो है ये रेंट की है। ठीक है। और अकाउंटिंग कोई नहीं इतनी इसमें, मैं अंग्रेजी जरा ज्यादा है और थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप इंशाल्लाह रेंट का लेजर बनाएंगे, उसमें फिर थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे, टाइमलाइन भी बना सकते हैं, मैं तो बनाऊंगा, आपने पर्चे में नहीं बनानी, बहरहाल समझेंगे इसको भी। नेक्स्ट, स्नूकर टेबल्स के बारे में एडजस्टमेंट 9 है, और स्नूकर टेबल और फर्नीचर इक्विपमेंट के बारे में डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है वो। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स तो फिक्स एसेट से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन है उनके लेजर्स बनाते हैं, उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं जी। सबसे पहले बेशक आप वैसे 9 और 10 तो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन चले 9 और 10 टेक्निकल है, मैं एंड पे करवा दूंगा। फिलहाल गो थ्रू कर लिया हमने सवाल को, मोटी मोटी बातें हमारे जहन में इसकी आ गई हैं, अब हम सवाल को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वर्किंग 1 ट्रेडिंग एक्टिविटी में पहले ही बना चुका हूं। क्या कर रहे हैं जी? कैंटीन है, बड़ा फेवरेट काम है ये कैंटीन वाला, है ना? ओके, चले नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नंबर 2, सब्सक्रिप्शन की कोई एक्सपेंस ही आ सकता है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट इनकम एरियर है। एरियर मतलब रिसीवेबल। अब इधर देखो, 17 के एंड पे या 18 के स्टार्ट में वो कह रहा है 90 जमा 15 105, ये सारा ही रिसीवेबल है। उसने सिर्फ तोड़ के लिख दिया है, वो आगे जाकर इस एडजस्टमेंट में उसको हमने ट्रीट करना होगा, फिर देखते हैं वो बाद में जाके। तोड़ के लिखा होने का मतलब ये 16 से रिलेट करने वाला रिसीवेबल 15 है और 17 से रिलेट करने वाला रिसीवेबल 90 है तो दोनों ही रिसीवेबल ना। जो 16 में जिनको सर्विसेज दी थी उन्होंने पैसे नहीं दिए, क्या उसको रिसीवेबल ना कहें? फिलहाल तो कहेंगे ना। तो ओपनिंग में ब्रॉड डाउन जो लिखना है अलग अलग लिखने की बजाय इकट्ठा लिखो। ओपनिंग एरियर कितना है जी? 90 प्लस 15, ये एंड वालों 90 प्लस 15 नजर आ रहे हैं। एंड फिजिकल हाइब्रिड वालों को तो नजर आता है। एंड फिजिकल भाई साहब, ओ पिलर वाले भाई साहब, ये 90 प्लस 15 नजर आ रहे हैं ना? तो को जरा जबरदस्ती मैं डरा के कह दूंगा, नजर आ रहा है जी? 105, 105। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी, लेजर बनाते जाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेंट का लेजर बना लो। नंबर 3, रेंट। रेंट में भी सही पानीपत की जंग लड़ेगी। रेंट एक्सपेंस प्रीपेड है, एडवांस कितना है? ब्रॉड डाउन 24। नेक्स्ट, कैंटीन स्टॉक है। बेटा वो कह रहा है 17 के एंड पे खड़े होकर, सवाल कहां से आया? हाँ, वो कह रहा है 17 के एंड पे कि हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 15 भी और 90 भी। 15 जो है वो 16 वाले साल से रिलेट करती है। पिछले साल में सर्विसेज दी थी, पैसे अभी तक नहीं आए, ना 16 में आए थे ये, ना अभी 31 दिसंबर 17 तक आए हैं। और 17 में सर्विसेज दी हैं 90 रुपए की, इनके पैसे अभी तक नहीं आए, तो दोनों रिसीवेबल ही है ना। एसेट साइड के ऊपर ही सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पड़ी है ना, तो ये 105 सारा ही रिसीवेबल है ना बेटा, इसलिए मैंने ऐड करके लिख दिया। ठीक है, 17 के क्लोजिंग के अंदर 15 वाले भी हो सकते हैं अगर ना आए हो तो, 14 वाले भी हो सकते हैं अगर ना आए तो। उन्होंने ब्रेकअप किसी वजह से दिया, थोड़ा सब्र कर लो, कुछ करवाना होगा उन्होंने। अगर कुछ नहीं करवाएंगे तो बस यही 105 इकट्ठा ही है, उन्होंने अलग कर दिया, हमने इकट्ठा कर दिया, मसला क्या है?
एडजस्टमेंट ना आए कोई तो वैसे है, लेकिन ना हो उन्होंने अलग अलग किया, हमने इकट्ठा कर दिया, मसला क्या है? ओके, तुम्हारी शक्ल फिर परेशान है, ऐनक वाले नहीं है ही ऐसी। ओके, नहीं इतनी प्यारी अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, खुद ही बना बिगाड़ के बैठे होते हैं जी। कैंटीन स्टॉक नंबर 4, चलो इधर ही कर लेते हैं। स्टॉक कैंटीन ओपनिंग बताओ 215। नेक्स्ट स्नूकर टेबल्स और फिक्सचर्स एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये दोनों फिक्स एसेट हैं। कैंटीन के क्रेडिटर्स आ रहे हैं ना, उनके लिए यहीं पे जगह, जरा दोस्त इकट्ठे रहे ना, अच्छा रहता है। ले जी, अब फिक्स एसेट नंबर 6, जब बारी आएगी उसकी जी। फिक्स्ड एसेट कौन सा है जी? स्नूकर। अच्छा, स्नूकर टेबल्स की कॉस्ट गिवन है और अकोमोडेशन अलग गिवन है या बुक वैल्यू गिवन है? कहाँ है अकोमोडेशन, कहाँ है? नहीं है, इसलिए बुक वैल्यू पे है, हम भी बुक वैल्यू पे बना लेंगे। ओपनिंग बताएं 960। मेरे जो मार्कर चल रहे थे पहले वो कहाँ है? साथ ले गया उस हमें, नहीं एक तो वो है ना, ये जो फायर हुआ था। चले नेक्स्ट है जी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो नंबर 7 फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 720। एसेट साइड इज ओवर। बैंक का अकाउंट बनाना है जी। बैंक का अकाउंट तो जरा तफसीली बनाना है। ऐसा करते हैं, इस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को ऊपर ले जाते हैं। नंबर 7, आपको ये मसाइल थोड़े ही हैं, यहां बना लें। नंबर 7 फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू पर ओपनिंग कितना बताया था आपने? 720। नंबर 8 बैंक। बैंक में असल में 5, 6, 7 पेमेंट्स आ रही थी, रिसीट पेमेंट्स, तो बैंक। अच्छा जी दोस्तों, बैंक का लेजर नॉर्मल से स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइबिलिटीज में सिर्फ बैंक भी लिखता ना तो उसकी मेहरबानी है, उसने ओवरड्राफ्ट भी लिख दिया है। सिर्फ बैंक भी लिखता तो हमें पता होना चाहिए था ये ओवरड्राफ्ट है। बैंक लाइबिलिटी साइड पे क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो ब्रॉड डाउन बैंक का आज क्रेडिट साइड पे नजर आएगा, ठीक है? कितना? वो अलग बात है कि आपको मैंने बताया हुआ है कि अब नॉर्मल से शुरू होकर नॉर्मल भी हो सकता है, अब नॉर्मल से शुरू होकर अब नॉर्मल भी रह सकता है, ठीक है? नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2018। अब ये 17 का क्लोजिंग है, 18 का ओपनिंग एडवांस कितना? 45। तो ब्रॉड डाउन 45, ठीक है? नेक्स्ट एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर इधर बना लो। हमारी क्लास कितनी अच्छी है, उसमें वहां पे भी बोर्ड है जी। एक्रूड ओपनिंग 23। नेक्स्ट कैंटीन वेजेस भी पे लाइबिलिटीज नजर आ रही हैं, तो पेएबल और 10 वेजेस एक्सपेंस ओपनिंग पेएबल है 11। और कुछ बचा? यस, कैंटीन क्रेडिटर्स 118, ब्रॉड डाउन 118। ले जी सारे ओपनिंग लिख लिए।
उधर देख के लिखते हो, इधर देख के, सवाल पे देख के नहीं लिखते हो। ओके, चलें आगे। पॉइंट 1, सम ऑफ द बैलेंसेज ऑन 31 नंबर 18 आर एज फॉलोज। तो जो दिए हुए हैं वो तो लिखो बिस्मिल्लाह करके। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 18 का रिसीवेबल कितना जी? 30। किधर गया? कैंटीन स्टॉक 247, 247। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 35। क्रेडिटर कैंटीन 142। तो जो गिवन थे वो लिख लिए। पॉइंट 2 भी गया, सॉरी पॉइंट 1 भी गया। मैच तुमने बंद कर दिया? आज नहीं, 37 थे, कोई आउट नहीं, निकल के छक्का मारा उसने। पेपर में किसके नंबर भी होंगे? देखो वर्किंग में से ही तो फिगर निकलती है। नहीं, इतने के कुछ नहीं मिलने चाहिए। इतना क्यों किया? वैसे मेरे ख्याल में कोई तर्स खा के दे दे तो वैसे नहीं देने चाहिए उसको। उधर ही रख यार, लोड नहीं करनी। अच्छा ये सुने, पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, पहले ऊपर में लाइन छोड़ो, पहले सिर्फ इतनी बात पढ़ो, ब्रेकअप ना पढ़ो, पहले ये पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18 इज 1055, सिर्फ इतनी बात। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 18 इज 1055, मानते हो ये बात? एंट्री कैश कुछ कोई नहीं है ही कोई नहीं, कैश का लेजर बैंक है, ठीक है। तो बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 1055, तो बैंक डेबिट 1055, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 1055, बैंक और सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, अब वो कहता है ये 1055 के अंदर 17 वाले रिसीवेबल में से 17 का रिसीवेबल था कितना? 90। 17 वाले रिसीवेबल में से 60 आ गया, 30 अभी नहीं आया। 18 का अपना 920 है और 75 जो है वो 19 का हमने आज रिसीव कर लिया है। तो सबसे आसान नंबर तो पहले लो ना। देखो वर्किंग कौन पूरा नंबर होंगे? वर्किंग, हाँ, ये 75 वर्किंग में क्लोजिंग लिखोगे, वहां से उठा के बैलेंस शीट के फेस पे लिख दोगे नंबर है। अच्छा, ये 75 पहले निकाल दो। 75 क्या है? क्लोजिंग एडवांस। क्या है? 18 में खड़े होकर अगर 19 के पैसे रिसीव किए तो क्लोजिंग एडवांस है ना। तो क्लोजिंग एडवांस कितना? ठीक है। अब रह गए ऊपर वाले दो। 18 की इनकम है, 18 में रिसीव होगी, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। 17 के 90 रिसीवेबल थे साल के शुरू में, 17 का 90 और 16 का 15, टोटल 105 रिसीवेबल था ना। इसमें से 60 आ गया, 17 वाले 90 में से 30 नहीं आया और 16 वाला 15 भी नहीं, यानी अभी तक ये 45 रिसीव नहीं हुआ। अगर अगली लाइन ना हो तो बस कुछ नहीं करना, जो इधर रिसीवेबल है अगर उसमें से 60 आ गया है तो वो 1055 में पड़ा है, बाकी 90 क्लोजिंग में रिसीवेबल आ गया होता। लेकिन अगली लाइन क्या है? वो कहता है द क्लब्स मैनेजमेंट, ध्यान से इधर देख, अहम बात होने लगी, उधर क्या देख रहे हैं? द क्लब्स मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, यहां मैंने मिटा दिया था, आप पढ़ ले, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर रिलेटिंग टू 16 एंड 17। वो कह रहे हैं जी अब हार मान ली हमने। अब हमने कहा जो 16 वाला रिसीव नहीं हुआ या 17 में से जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ वो फिर नहीं होना, कुल वाला पढ़ लें, ठीक है। तो कितनी कुल वाला पढ़नी है जी?
15 रुपए 16 के रिसीवेबल में से रिसीव कोई नहीं हुए, और 90 में से भी सिर्फ 60 हुए, तो 15 रुपए 16 के एरियर और 30 रुपए 17 के एरियर रिसीवेबल रिसीव नहीं हुए, यानी इन टोटल 45 रुपए रिसीव नहीं हुए। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उसकी एंट्री क्या करो, राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। अब राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, बैड डेट रिटर्न ऑफ बैड डेट, क्योंकि प्रोविजन पूरे सवाल को देखा है कहीं पे नहीं है, अगर होती तो उस लेजर में डाल के एक फिगर लाते ना, प्रोविजन का चक्कर कोई नहीं था। ठीक है, हो सकता है वो कह देता प्रोविजन भी 5% क्रिएट करते हैं, तो फिर प्रोविजन का लेजर बनता, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ वहां पे डेबिट होता, प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग आती और एक फिगर एक्सपेंस की निकाल के यहां पे लाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तैयार किया आपको कि हो सकता है, फिलहाल नहीं है। तो एंट्री बनी बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट 45। कैसे 45 जी, 15 जमा 30। 15 कौन सा जी, ये 16 का जो एरियर रिसीव नहीं हुआ, और 30 ये 17 का जी, वो जो 90 में से सिर्फ 60 आया है, बाकी का 30 रिसीवेबल था, रिसीव नहीं हुआ। तो ये 45 रुपए की आपने एंट्री पास की, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट। और डेटर कहां पड़े हैं, सब्सक्रिप्शन में डेटर कहां पड़े हैं, ये पड़े हैं ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल। तो जैसे डेटर के लेजर के अंदर आप बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री ये करते थे, तो यहीं पर रिसीवेबल वो ये डेटर का लेजर ये समझो, ठीक है ना। एंट्री बनी बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ। लास्ट लाइन क्या, ना होती तो कुछ ना करते, ना होती तो बस ये 45 ना आता, फिर वो जो 45 ऊपर पड़ा है, फिर ये 30 ना होता, फिर ये ज्यादा होता। फिर हम यही कहते हैं कि ये ओपनिंग में रिसीवेबल था, जो 16 का 15 और 17 का 30, ये अभी भी रिसीव नहीं हुआ, तो क्लोजिंग में फिर रिसीवेबल है, अगर मैनेजमेंट ये डिसीजन ना करती तो। लेकिन मैनेजमेंट क्या कहा, होने नहीं आंदे, राइट ऑफ कर दो, तो कर दिया। ठीक है, ओके। बहुत कुछ सीखने को मिला आज संडे आके, है ना, बहुत कुछ। अभी तो मेंबरशिप भी आ रही है लाइफ टाइम। अच्छा जी, अब मेंबरशिप लाइफ टाइम मेंबरशिप जो कि पहली बार आ रही है, इसलिए फिलहाल मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को छोड़ते हुए पूरी कहानी आपके साथ इसकी डिस्कस करूंगा, फिर देखेंगे सवाल में क्या कर सकते थे हम जरा शॉर्टकट, क्योंकि समझते हुए तो पूरी कहानी समझनी होती है ना। अब ये इस सवाल में आज का नया कॉन्सेप्ट है लाइफ टाइम मेंबरशिप का। होता पता है क्या है, होता दरअसल ये है कि कभी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने मेंबर्स को एक ऑफर देती हैं। मिसाल के तौर पे सब्सक्रिप्शन वैसे सालाना 10-10 हज़ार है, ठीक है, तो एक ऑफर लगा दी इन्होंने कि भाई 1 लाख रुपए इकट्ठा जमा करवाओ, जो कोई 1 लाख इकट्ठा जमा करवाएगा उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी, और फिर जिंदगी में कभी भी उसको दोबारा मेंबरशिप ये सब्सक्रिप्शन फीस देनी नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप 1 लाख रुपए जमा करवाएं, सारी जिंदगी की सब्सक्रिप्शन आ गई, फिर कभी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जब ये स्कीम लॉन्च होती है तो हर कोई, तो फिर नहीं गुंजाइश हर किसी की होती इकट्ठे पैसे देने की, तो जो दे लेते हैं उस स्कीम को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो जाहिर है उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है। अब इसकी अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल इस तरह से करनी है हमने जैसे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होने पर पहले दिन लायबिलिटी बना लेते थे, और फिर कोई ना कोई बेसिस सवाल ही बता देता होता था,
ठीक है, सवाल नहीं होता था तो हम फिक्स एसेट की लाइफ जैसे डेफिसिट होती थी, फिक्स जैसे डेफिसिट होता था वैसे वैसे ये गवर्नमेंट ग्रांट को भी इनकम में डाल देते थे। बिल्कुल ऐसे ही जिस दिन पैसे आएंगे, देखें उन्होंने लाइफ टाइम के लिए हमें पैसे दे दिए आज, तो आज पैसे रिसीव करते ही सारा इनकम में नहीं डाला जा सकता, ये लाइफ मेंबरशिप फंड में डाला जाएगा, ये एक लायबिलिटी होगी। ठीक है, वैसे तो इस लायबिलिटी को इनकम में फेंकने के 3 तरीके हैं, तीनों नहीं पढ़ा रहा आज। सबसे मशहूर जमाना और काबिल टेस्ट जो है, जो पास पेपर में भी आया हुआ है, ये अभी करवा रहा हूं, फिर वो इंशाल्लाह जिस वक्त कॉन्सेप्ट की कंप्लीशन कर रहे होंगे ना ये एंड पे लाइफ मेंबरशिप, तो उसमें फिर मैं ये ऑप्शन के साथ बाकी 2 भी उस एग्जाम्पल में पढ़ा दूंगा जो क्लास के अंदर आपको करवाऊंगा। फिलहाल उसको छोड़े, फिलहाल समझे एक ही तरीका है। ठीक है, वो क्या है कि सवाल फिर कोई ना कोई बेसिस देगा। सवाल कह देगा जी आज लायबिलिटी बना लो और मिसाल के तौर पे 10 साल के ऊपर इसको इनकम बना लेना है। मेंबर देखे ना, जो 2-4 मेंबर हैं उनको शक्ल देख के उनको अंदाजा लगाया इनकी यूजफुल लाइफ 10 साल होनी है। ठीक है, नौजवान आदमी चलो ये 20 साल चल जाएगा, वो मेरे जो बुजुर्ग चला गया तो ये 10 साल चल जाएगा। तो बस उन्होंने कहा यार नेट में क्या 10 साल के ऊपर डिवाइड कर लो और हर साल थोड़ा थोड़ा इनकम में डालते रहो। ठीक है ना, तो ये बेसिस आपने नहीं सोचनी है, ये बेसिस आपको सवाल खुद बताएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया हुआ कि जिस दिन लाइफ मेंबरशिप मेंबर से ले लेंगे उस दिन आप पे ये क्या होगी, लायबिलिटी। और सवाल ही कोई बेसिस बताएगा, परसेंटेज दे देगा या ईयर्स बता देगा, आपने उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उस लायबिलिटी को डेबिट करते रहना है और हर साल थोड़ा थोड़ा इनकम में लेकर जाते रहना है। मैंने अभी एडजस्टमेंट पढ़ाई है, तुम्हें पढ़ी जा रहे हो तुम, फिर तुम बाद में अजीबोगरीब सवाल करने हैं। अच्छा जी, तो अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ाता हूं, सुनो। अ स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया हूं, मैं 18 में खड़ा हूं, मैं 16 से ही इस काम को शुरू करूंगा ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए, फिर देखेंगे पर्चे के लिए क्या कितनी को वर्किंग चाहिए थी। ठीक है, अ स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 अंडर विच अ पर्सन इज अवॉर्डेड लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये कोई क्लास छोड़ के जाने का टाइम है भला? क्या कह रहे हैं? ब्रेक दी थी। अच्छा सुने जी, ये एडजस्टमेंट सुन के भी जा सकता था। अच्छा सुने, लगेगा क्लास लेट होगी, 11:30 तक चली गई ऑलरेडी। चुप कर जाए, चुप चुप, ये टाइम बढ़ रहा है, चुप। अच्छा जी, a scheme was introduced in 16 under which a person is awarded lifetime membership amount upon payment of 1,20,000 दो, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी। लाइफ मेंबरशिप रिसीव्ड इन 16 वर 5 17 8 और 18 में 6। ठीक है, यानी कि इस ऑफर को 16 में 5 लोगों ने एक्सेप्ट किया, 17 में 8 लोगों ने और 18 में 6 लोगों ने। हम 18 में खड़े हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिलहाल मैं 16 से बात को शुरू करता हूं। ठीक है, अब जिस दिन, ये याद रखना, जिस दिन रिसीव होगी मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप, उस दिन आप एंट्री करोगे कैश या बैंक डेबिट और लायबिलिटी जिसका नाम है लाइफ मेंबरशिप फंड। इसको लायबिलिटी देखो, फंड भी तो एक लायबिलिटी है, मैंने आपको कहा था। जैसे कैपिटल एक लायबिलिटी होता है टुवर्ड्स ओनर और बाकी लायबिलिटीज अलग होती थी, ऐसे ही ये फंड भी लायबिलिटी है। भाई किसी ने आपको पैसे दे दिए, ये लो जी डोनेशन, मैं स्पेसिफिक पढ़ाने इंशाल्लाह कल, कि कोई बंदा आएगा, आपने अस्पताल खोला हुआ है, गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, कोई आएगा वो आपको पैसे पकड़ाएगा, कहेगा जो मर्जी करो, जिस मर्जी मरीज का इलाज करो। ठीक है, और कोई आएगा वो कहेगा ये पकड़ो पैसे, सिर्फ आंखों के मरीजों का इससे इलाज करना। तो जो आके पैसे पकड़ा के गया कि जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो, जिस मर्जी मरीज का इलाज कर दो, वो जनरल फंड था। और जो आके कह गया आंखों के मरीज का सिर्फ इलाज करना, उसने स्पेसिफिक फंड दिया। तो दोनों ही लायबिलिटी है, किसी की अमानत है, पैसे देके गए हैं, हमने उसको गरीबों के इलाज में इस्तेमाल करना है। ऐसे ही ये लाइफ मेंबरशिप को भी फंड कहते हैं, ये भी फंड है टुवर्ड्स दोज मेंबर्स जिनसे आपने
इकट्ठे पैसे ले लिए हैं, अब जब तक वो मरने नहीं लगे आपने उनको सर्विसेज देनी है। अब जाहिर है मरने का अंदाजा तो लगा नहीं सकते, तो अगर वो 20 साल जिए या 30 साल जिए वो उनका, वो अल्लाह का और उनका मामला है, ठीक है, वो तो जिंदगी जितनी लिखवा के आए हैं, आपने कोई एक बेसिस के ऊपर बस उसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम बना लेना है। वो खत्म भी हो जाए और बंदा चले जा रहा हो तो चले जाए, फिर आप उस क्लब पे जाएंगे तो एक छोटी पकड़ के बाबा जी आएंगे, कहेंगे मैंने कभी मेंबरशिप नहीं दी, एक बार दे दिए थे पैसे जिंदगी में आज से 30 साल पहले, बस उसके बाद क्लब फंस गया। ओके, अच्छा सुनो, तो ये एंट्री किस वक्त करनी है आपने? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ आगे खुद लिख लेना, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है जी। और फिर जब पीरियोडिक बेसिस पे इसमें से कुछ इनकम में डालना है, वो सवाल बेसिस बताएगा, तो उस वक्त एंट्री क्या बनेगी आप ही बता दो। लाइफ मेंबरशिप फंड, लाइफ मेंबरशिप फंड, ऊपर भी फंड लिखना चाहिए था, लाइफ मेंबरशिप फंड डेबिट करके और लाइफ मेंबरशिप इनकम क्रेडिट कर लेनी है इनकम एक्सपेंडिचर में। लाइफ मेंबरशिप इनकम थोड़ी सी इनकम एक्सपेंडिचर में पैसे देनी है, एट ईयर एंड कह लो, ठीक है ना, एट द ईयर एंड, जब साल गुजर जाएगा, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने लगोगे, उस वक्त आपने ये एंट्री करनी है। किस बेसिस पे? जो बेसिस सवाल आपको बता देगा। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, मुश्किल ये भी कोई नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब क्या पिक लेनी है यार? पिक ले लो, पिक जगह बना लो भाई, आ गया वापस, इधर हो जाओ सारे, इधर। तीसरा भी है, बाद में बताऊंगा, यही तो कहा है, तुम दूसरा पूछ रहे हो। फिर दूसरा ये होगा कि लायबिलिटी में रखो, जब मरे तो इनकम बना लेना, है ऐसे ही है, ठीक है। और तीसरा है जब रिसीव करो इनकम बना लेना, वो देखेंगे, वो सबसे गैर मारूफ है, सबसे मारूफ यही है, टेस्ट भी यही होता है अगर हो। आई कैप ने एक बार ही पूछा हुआ है, ये रिसेंट ही आया था, ठीक है ना, इससे पहले भी पढ़ाया तो जाहिर जाता ही है, लेकिन बच्चे फिर लिफ्ट जिसको करा दें। अच्छा नहीं जी, अब फिर लेजर बनाते हैं। लाइफ मेंबरशिप फंड जी बच्चों, 2016 में 5 लोगों ने 1,20,000 ईच जमा करवाया, 120,000 में चल रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? पहली वाली एंट्री कैश या बैंक डेबिट, लाइफ मेंबरशिप फंड का अकाउंट क्रेडिट। बैंक लिख लो, चलो बैंक, और यहां पे आप क्या लिखोगे? मैं जरा डेट्स, चलो डेट्स की जगह खाली रहने ही देते हैं। 5 मेंबर्स ने 120 के हिसाब से 600 रुपया दे दिया, ठीक है, सही है। अब ये वाली लाइन पढ़ो, सवाल में गिवन होगी, लाइफ मेंबरशिप आर क्रेडिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फंड। आई के अपने सारा ट्रीटमेंट भी खुद बताया था, हालांकि बताना नहीं चाहिए था, बच्चों को खुद पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पहली बार दिया, आई के अपने ट्रीटमेंट भी बता दिया, इतनी मेहरबानी। देखो, लाइफ मेंबरशिप आर क्रेडिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फंड अपॉन रिसीट एंड ट्रांसफर टू इनकम इक्वली ओवर 10 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन। तो उसने खुद ही बता दिया सारा ट्रीटमेंट भी, ठीक है, हालांकि बताना नहीं चाहिए था, एक्सपेक्ट यही करो कि आइंदा कभी नहीं बताएगा ये। बहरहाल अब 600 का 1/10 यानी 10% कर लो, 10% कर लो, डिवाइड बाय 10 कर लो, जो भी है, ठीक है, यानी 60 रुपए को आपने 16 के अंदर, तो 31 दिसंबर 16 आया, और 31 दिसंबर 16 में आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर 600 का 10% कर लो, या 600 डिवाइडेड बाय 10 कर लो, एक ही बात है ना, ही लिखा हुआ है ना उसने, इनकम इक्वली ओवर 10 साल, तो डिवाइड बाय 10 कर लो, या 1/10 करके 10% निकाल लो, कोई मसला। डिवाइड बाय 10 करूं या 10% चलेगा? कोई एक बच्चा भी कह दे कि मसला है तो निकल जाए क्लास। अच्छा जी, बता दे तो मैं चेंज कर दूं,
है मसला? हाइब्रिड में किसी को मसला है? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, 2 ने किया, 3 ने किया, ओके, ये ज्यादा आसान था वैसे। चलो बस जगह बढ़ जाएगी जरा जी। 600 डिवाइडेड बाय 10। अब ठीक है जी, 60 रुपए की एंट्री हो गई। लाइफ मेंबरशिप फंड डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट, ठीक हो गया जी। और 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग फंड के अंदर कितनी बैलेंस शीट में फिगर नजर आ रही होगी? 540, ठीक है। यकम जनवरी 17 पर सबसे पहले ये ओपनिंग आ जाएगा। फिर अब कहानी समझ आ गई सबको, है ना? ठीक है, अब कह रहे हैं जल्दी जल्दी करा दो, बस जल्दी जल्दी करा दो। 17 के अंदर 8 मेंबर्स आए, इन्होंने भी 120 रुपए ही दिए। स्कीम जो 120 वाली चल रही है, तो एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट लाइफ मेंबरशिप फंड 8 इंटू 120 960। अब 31 दिसंबर 17 आया तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर वो 600 का 10वां हिस्सा भी जाना था और 960 नया आ गया, इसका भी 10वां हिस्सा, तो टोटल 60 एक और 96 एक, कितना बन गया? 156 की एंट्री होगी लाइफ मेंबरशिप फंड डेबिट इनकम्स क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और 17 के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा 1300 बैलेंस शीट में, ठीक है। अठारह का साल शुरू होगा, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होना चाहिए। 1344 ओपनिंग आएगा। 18 के साल में 6 बंदे लाइफ मेंबरशिप ले रहे हैं और उन्होंने भी 120 देना है, तो एंट्री पड़ी 6 इंटू 120 से बैंक डेबिट लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट, कितने से? 720। 31 दिसंबर 18 आया, इनकम एक्सपेंडिचर में अब वो तीनों आ गए, 600 बटा 10, 960 बटा 10 और 720 बटा 10, डबल टू 228 इनकम में चला गया। और 31 दिसंबर 18 पर 18 ये आपका फंड्स में नजर आने लग जाएगा, ठीक है। ये तो है पूरी कहानी जी। बेटा खत्म हो जाएगा ना, एक लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर बंदे जिंदा हैं तो फिर ठीक है, दिए जाओ सर्विस। अब कुछ नहीं हो सकता, जो पैसे उनसे लिए थे वो इनकम में डाल दिए, कुछ नहीं हो सकता ना। अब एक अंदाजा था, नहीं मरे फिर की करिए, मार की तुझी जान छड़ानी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। ले जी, ये रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि हम 18 के साल में खड़े थे, हमें सिर्फ इतना सा लेजर चाहिए था, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट निकालना बाद में सीखते हैं, पहले अब ये लेजर 18 का बन तो गया है ना, इसका तो काम चलाएं, ठीक है, सही है ना। डायरेक्ट निकालना भी सीख लेंगे। फिलहाल तो ओपनिंग आ रहा है यकम जनवरी 18 का, पिक्चर भी ले लेना फिलहाल ट्रीटमेंट जी। ओपनिंग आ रहा है यकम जनवरी 18 का, ये तो ओपनिंग जनरल फंड में इस्तेमाल होगा। अब देखो ओपनिंग जनरल फंड बैलेंस शीट ओपनिंग गिवन थी, ये गिवन नहीं था, उसमें है गिवन होता तो लिख ना लेते, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इस साल की ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री क्या पड़ेगी? बैंक डेबिट लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट, ये देखो एंट्री हो रही है। बैंक डेबिट कितना? 720 से बैंक डेबिट और लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट होगी डबल एंट्री, ठीक है। इसकी डबल एंट्री 228 की। लाइफ मेंबरशिप फंड का लेजर बन रहा है ना, ये लाइफ मेंबरशिप फंड डेबिट
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट, तो यहां पे आके आपने लिखा लाइफ मेंबरशिप इनकम 220, वर्किंग नंबर कौन सा होगा, 10 तक पहुंचे हुए थे, ये 11 हो गया, उसको 11 नंबर कर लेंगे, ठीक है। ओपनिंग जनरल फंड में यूज होना है, ये बैंक में एंट्री हो गई, ये इनकम में चला गया, ये क्लोजिंग फंड्स में नजर आएगा। अब इधर देखो जरा, आज पहली बार लायबिलिटीज को थोड़ा सा नीचे ले आए, क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या नाम दिया है, अच्छा कोई लायबिलिटीज में भी लिख दे लाइफ मेंबरशिप फंड, तो तरस खा के थोड़े नंबर दे सकता है, बहरहाल फंड्स को ऊपर ही रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा सवाल पे तो क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी साइड पे आएगा, बहरहाल असल तो ये है, ये जनरल फंड, यहां पे आएगा आपका जनरल फंड, ओपनिंग सरप्लस ऐड होकर क्लोजिंग, ये, और उसके बाद स्पेसिफिक फंड से शुरू हो जाएंगे। जैसे आज एक लाइफ मेंबरशिप फंड आया है, कल कोई स्पेसिफिक फंड आ जाएगा, कोई स्पेसिफिक डोनेशन आ जाएगा, उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आज नई चीज क्या आई, लाइफ मेंबरशिप फंड, तो ऊपर पड़ा है जनरल फंड, यहां पड़ा है लाइफ मेंबरशिप फंड, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक फंड और आएंगे तो अपने नाम से आया करेंगे फंड्स के अंदर, ठीक है। तो वर्किंग 11, क्लोजिंग बैलेंस 1836, एक्सक्यूज्ड जी। हाँ, अगर सवाल में ओपनिंग दिया होता तो लेजर बना के ओपनिंग लिखते, ये जो हमने निकाला है ये ओपनिंग लिखते, ठीक है ना। अभी मैं वही निकालना सिखाने लगा हूं, फिलहाल तो मैं क्योंकि बात करते करते बना लाया था, तो मैंने कहा चलो इसको यूज करके ट्रीटमेंट पूरा देख लें। अब मसला ये है कि इतने वेले हम नहीं होते, 63-62 पे कोई आउट नहीं है, अच्छा चलो, इतने वेले हम नहीं होते कि मैच देखें, अच्छा इतने वेले हम नहीं होते कि हम 3 साल का अकाउंट बैठकर बनाएंगे। तस्वीर वाले तस्वीर खींच लो। अच्छा अब सोचो जरा, बैठकर सोचो कि सिर्फ ओपनिंग हमें ऐसी फिगर है जो चाहिए, ठीक है, बाकी बैंक की फिगर भी इजी है, इनकम एक्सपेंडिचर भी निकल सकता है और क्लोजिंग भी। तो ये ओपनिंग निकालने का कोई शॉर्टकट है तो बताओ, सोचो, सोच लो, 30 सेकेंड है। हम यूं कह सकते थे 600 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 जो है ये इनकम में जा चुका है इस 600 में से, ऐसे ही है, 600 में से 600 बटा 10 इंटू 2 इनकम में जा चुका है। तो 600 में से जब उसको माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा जो अभी इनकम में नहीं गया, प्लस ये तो 600 का हिस्सा हो गया, प्लस 960 पिछले साल में रिसीव हुआ था, इस 960 में से सिर्फ एक साल, चलो मैं लिख देता हूं 1 भी, ये इनकम में जा चुका है, ठीक है। ये आसान शॉर्टकट है, एक मुश्किल शॉर्टकट भी है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, कोई करना चाहे तो कर ले। अब बताओ इस पहले ब्रैकेट का आंसर क्या है, दूसरी का आंसर क्या है 860, और इन दोनों का टोटल क्या है 1344, ठीक है। तो ये इतना कुछ नहीं लिखना था आपने, तो सिर्फ ये वर्किंग कर देनी थी, ठीक है। यहां पे वर्किंग 11 है ना, अगर इसका नाम जो यहां से शुरू हो रही होगी, आपकी वर्किंग तो यहां से शुरू हो रही होगी ना, ठीक है ना। इसके ऊपर आप लिखोगे वर्किंग नंबर 11, यहां पे आप क्या लिखोगे वर्किंग नंबर 11, तो इसको आप कह सकते हो 11.1 और इस पे ब्रॉड डाउन लिख देना, ठीक है। ये आप कर सकते थे। तो पूरी तस्वीर बना ली आपने, लेकिन पूरा लेजर बनाना नहीं था पर्चे के अंदर, बल्कि ओपनिंग आपने इस तरह से शॉर्टकट से निकाल लेना, ठीक है। चलें आगे।
लाइफ मेंबरशिप फंड समझ आ गया? चलें जी, पॉइंट नंबर 4 को अब बाद में करते हैं, पहले पॉइंट 5 कर लो जल्दी से। पॉइंट 5 तो 1 मिनट का है जी, पॉइंट 5 तो 1 मिनट का है। सब शाबाश। कैंटीन क्रेडिटर्स 512, क्रेडिटर डेबिट 512, बैंक क्रेडिट 512। दोनों इंपैक्ट्स डालने पड़े ना, बैंक का लेजर बना नहीं हुआ था। ठीक। सैलरीज डेबिट, बैंक क्रेडिट। सैलरीज वेजेस में डालनी है, वेजेस में डाल दो, अलग रखनी है अलग रख लो। वेजेस के साथ लिखा हुआ था कैंटीन वेजेस हैं, ये कौन सी वेजेस हैं? कैंटीन। सैलरीज के साथ क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई और कहीं पे वेजेस का जिक्र आया है? कहां पे? पॉइंट नंबर, बस वही है। और कहीं और तो फिर मजबूरन क्या करो, देखो अगर कैंटीन की वेजेस हैं तो उसने सैलरीज लिख दिया। अब ये मजबूरी है, ठीक है ना, उसको या सैलरीज, इधर भी सैलरीज लिखना चाहिए था, या वेजेस है तो इधर भी वेजेस लिखना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें मजबूरी के अंदर, जब आपको पेएबल वेजेस नजर आ रही हैं कैंटीन की और सैलरीज नाम आ रहा है, यानी वेजेस पेएबल है, कभी पे करते ही नहीं है। क्या पूरा साल हमने कैंटीन वालों को वेजेस पे नहीं की? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर हम मजबूरन क्या करें? मजबूरन यार इधर से ही दिखा देता हूं, दोनों ट्रीटमेंट्स बता देता हूं। चलो एक ये वाला देख लो, फिर दूसरा भी देख लेना। पहले मुझे बता दो, पेज नंबर बता दो। वायला नहीं है ना? अल्लाह करे बना हो ये लेजर, बना ही नहीं हुआ, इन्होंने दूसरा ट्रीटमेंट किया हुआ। चलो हम यही कर लेते हैं, टेंशन ना लो। चलो दूसरे को बाद में देखते हैं यार फिर, ठीक है? यही कर लेते हैं जो मैं कह रहा हूं। ये किधर गया? जो मैं कह रहा हूं पहले वही कर लेते हैं, ठीक है? दोनों तरीके सही हैं, अल्टीमेटली आंसर सही होना है, ठीक है? लेकिन फिलहाल बुक वाला काम करते हैं। ओके, क्या सैलरीज क्लब चला रहे हैं तो सैलरीज तो उसकी भी होंगी। ये दोनों बातें करूंगा, पहले एक बुक वाला कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा भी ऑप्शन बता देता हूं, ठीक है ना जी? 11 रुपए वेजेस पेएबल है ओपनिंग में, क्लोजिंग में कितना पेएबल है कोई पता नहीं है, फिलहाल कोई पता नहीं है। चलो सैलरीज नाम लिख दिया। अब या तो इस सैलरीज को यहां पे वेजेस समझकर लिख लें और सिर्फ कैंटीन का एक्सपेंस बनाएं और अज्यूम कर लें कि क्लब का और कोई मुलाजिम है ही नहीं जिसको सैलरी दी जाए। ये एक ऑप्शन है, इस पे बाद में बात करते हैं, ठीक हो गया? दूसरा ऑप्शन क्या है? हम कहें जी कैंटीन वेजेस पेएबल उसने कहा है, ठीक है, वो इधर रहने दो, उसको अब बाद में देखते हैं। ये सैलरीज पे हो रही हैं और इसका लेजर मौजूद नहीं है, तो इसको कहां पोस्ट कर दें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है? ये दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन में पहले एक्सरसाइज करवाता हूं, फिर बाद में एंड पे देख लेंगे दूसरे की बात भी, ठीक है ना? अब सैलरीज वेजेस कैंटीन वेजेस नहीं है, सैलरीज कैंटीन वेजेस, ऑप्शन 2 सैलरीज कैंटीन वेजेस नहीं है, तो सैलरीज को डायरेक्ट पोस्ट करना है, लेजर मौजूद नहीं है। एंट्री पास करवाओ, एंट्री पास करवाओ। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितने से? 2 और बैंक क्रेडिट, बैंक में बैंक ना लिखो, बैंक में सैलरीज लिखो, 285। अब देखते हैं फिर अब इसका क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं, अगर ये ऑप्शन हमने ले लिया है तो कहीं पे पेमेंट नजर नहीं आ रही, तो अब देखते हैं अब इसका क्या करना है। फिलहाल तो सैलरीज को मैंने क्लब की सैलरीज बना दिया। चलें आगे, नेक्स्ट। इक्विपमेंट, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं, ये एंट्री यहां से पोस्ट करवा दो। 285 की एंट्री हो गई ना। इक्विपमेंट
इक्विपमेंट 220 से डेबिट, यहां पे करेंगे 220 से इक्विपमेंट डेबिट, 66 से बैंक क्रेडिट, और 154 से पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट। एक मिनट भाई, पूरी एंट्री तो करने दो। 154 जी बोले। मैंने फिलहाल कहा है सैलरीज क्लब की हैं, कैंटीन की वेजेस होती हैं, उसकी बात अब एंड पे करते हैं क्या करना है। कहां से सवाल, हाथ खड़ा करें जरा। हाँ तो उधर ना बैठ, तो इधर बैठ, आके उधर बैठ के सवाल करी जा रहा है, मेरे सामने तो बैठ। लग गया पता मुझे कौन सवाल, हर बच्चा अलग अलग होता है ना जी। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले मैं यही अर्ज करके हटा हूं, आप उस वक्त पे जाहिर है एज यूजुअल। तो आपको मैंने कहा कि सैलरीज हैं क्लब की, कोई लेजर नहीं, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। और वेजेस कैंटीन की हैं, वो अभी अब देखते हैं, कुछ भी वहां पे पेमेंट नहीं आई, क्या करना है उनका एंड पे, ठीक है ना। कहना हाँ ठीक है, पहले भी कहता करो पाइन कदी जी। ये एंट्री समझ आई है सबको, ये एंट्री इक्विपमेंट एसेट के अकाउंट में डेबिट, बैंक 66 से क्रेडिट और पेएबल 154 से। आसानी क्या है, यहां पे एडिशन लिख लो। जिसको एडिशन से तकलीफ हो, ये IAS 16 में सिखाया भी था, जिसको एडिशन से तकलीफ हो वो बैंक और कितना है टोटल, कितना है 200, वो यहां पर लिख ले बैंक एंड पेएबल। जिसको इससे भी तकलीफ हो वो बैंक का 60 अलग लिखे, पेएबल के 154 अलग लिखे, मर्जी है। लेकिन मैंने कहा था मुझे ये पसंद है, एडिशन लिख लो, ठीक है ना। अभी डबल एंट्री पूरी हो गई। फिक्स एसेट इक्विपमेंट डेबिट, बैंक 66 से क्रेडिट और पेएबल, ओके, डबल एंट्री पूरी हो गई है जो पहले ही करवा दी थी। डन। लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी, लेजर है तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 263 से और बैंक क्रेडिट 263 से। ठीक है, अल्लाह यार अल्लाह। 86 पे कोई आउट नहीं है उनका। एक बच्चा कहता है सर जी क्लास जल्दी खत्म करें, हमने मैच देखना है कि ऐ देखना है। भाई अभी रुक जाओ, 11:30 आना मेरे पास। और यार कसमें तुसी भी ना, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है, ब्रॉडऑन कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है। सुनो अब, ऑप्शन 1 ये है कि आप लिखो कैश, सॉरी बैंक 66 और पेएबल 154। ऑप्शन 2 है कि आप यहां पे लिखो बैंक एंड पेएबल और लिख लो 220। ऑप्शन 3 है कि आप यहां पे लिख दो एडिशन और लिख दो 220। तीनों ही सही हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मुझे जरा ये वाला ऑप्शन पसंद है तो मैं ये लिख लिया करता हूं, लेकिन इसमें डबल एंट्री नजर नहीं आती, बस अलग अलग। ठीक है, तो आपकी भी मर्जी, आप जो मर्जी करें, लेकिन मैं तो ये करूंगा। आउट हो गया एक, ठीक है जी। अच्छा ओके, सही है। अच्छा प्लीज यार सवाल करो, फिर देखते हैं जाके। इलेक्ट्रिसिटी तक हो गया काम। पॉइंट नंबर 6 ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये पॉइंट 6 की ही तो एंट्री की हुई है ऊपर। ठीक है, चुप कर जाओ अब। पॉइंट 7 की इंप्लीकेशन क्या है, अब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सैलरीज जो पेमेंट नजर आई थी बैंक में, उसको तो हमने वायलिन क्लब की
मुलाजमों की सैलरी कह के इनकम एक्सपेंडिचर में फेंक दिया। अब वेजेस के बारे में वो कहता है कि वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश तो है नहीं, बैंक भी क्रेडिट होना है और इनकम एक्सपेंस में भी फिगर जानी है और क्लोजिंग पेएबल भी होना है। अब तो भाई गड़बड़े ही गड़बड़े हैं, है ना गड़बड़े ये यार, फिलहाल तो है ना, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब क्या करें? अब उस एक लाइन से हमें हेल्प मिली जो पॉइंट नंबर 7 में लिखी हुई थी। वो कहता है सैलरी वेजेस जो है वो हर महीने की 5 को पे होती हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ एक महीने का ही पेएबल होता होगा हर महीने के एंड पे। तो पिछले साल के एंड पे जो 11 पेएबल है, इस साल के स्टार्ट में वो पेएबल ही है कितने महीनों का? वो 1 महीनों की सैलरी है। और बिजनेस तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो चली आ रही है, इसका मतलब ये पिछले साल के दिसंबर की वेजेस इस साल जनवरी में पे हुई होंगी, इस साल जनवरी की फरवरी में, एंड सो ऑन। तो इस पूरे साल के अंदर कितनी वेजेस पे हुई होंगी? 11 रुपए की वेजेस 12 दफा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, यही अज्यूम करेंगे ना कि जो 1 महीने की सैलरी पिछले साल वेजेस पिछले साल दिसंबर में थी, नहीं बढ़ी होंगी और हर महीने ये 11 ही रही होंगी। अगर बढ़ी होती तो वो बता देता, ठीक है। तो ये अमाउंट कितनी निकली? 132 की एंट्री बन गई। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 132, समझे हो? अब अगली बात तो आपको खुद समझ आनी चाहिए। हर महीने की सैलरी जो अगले महीने के 5 को पे होती है, तो फिर 18 वाले दिसंबर की सैलरी 19 में पे होनी है, 19 में, और वो भी कितनी होनी है? यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि हर महीने की सैलरी कितनी है? 11 है, तो क्लोजिंग में भी 11 आ गया। अब लेजर तो कंप्लीट हो जाता है, पर करेंगे अब एंड पे, ठीक है। अब सारे एंड पे करने, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, या कर दें? यहां से एक्सपेंस निकलेगा 132 ही निकलेगा, 132 ही निकलेगा, ठीक है। वो एक्सपेंस चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, वेजेस ऑफ कैंटीन थी, यहां पे आ जाएगा और क्लोजिंग लायबिलिटीज में चला जाएगा, ठीक है। एंड पे करते हैं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 8, उसको छोड़ो, पहले नंबर 9 और चलो 8 कर दो, 8 करो, करनी तो भी है। तुमने आउट का बताया ना, सबने लगा लिया उन्हें क्लास में मैच, तो स्ट्रीमिंग ही बंद होगी। पानी पिला दे यार। मैं किसने कहा? मैंने ऐसी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। होने दो यार, आज होने दो, कुछ नहीं होता। आज कौन सी क्लास है तुम्हारी? ये क्लास पूरी करने दो, फिर कोई बात नहीं। नहीं सॉरी बेटा, मैंने पहले आपको एक बात बड़ी क्लियर की हुई है, मैं आपका उस्ताद हूं, आपकी अम्मी नहीं हूं। चुप, अच्छा चुप करो। क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस, द रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन यकम मार्च, यकम जून, यकम सितंबर, यकम दिसंबर। दूसरा, अफरीदी आउट हो गया।
नहीं है यार, करना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ, ले जी, ये एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद दो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, फिर छुट्टी है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी हिम्मत करें आप, शाबाश। उस्ताद की खातिर कर लें, अम्मा अब्बा की खातिर कर लें, थोड़ी सी हिम्मत कर लें। अपने लिए तो आपने कुछ करना नहीं, थोड़ी सी कुर्बानियां आपकी। देखो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ने पे तैयार ही नहीं हो। पढ़ो, शाबाश पढ़ो। वो कुर्बानी देख लो जो घर वालों ने करके भेजा है यहाँ पे, या जो आप करके इस क्लास में आए हो, या उस्ताद जो करके यहाँ पे आया बैठा है। तो बस छोड़ो इस बात को, 15 मिनट है, पढ़ लो। अच्छा सुनो प्लीज बेटा, बोलोगे तो टाइम जाया होगा ना। छोड़ के मत जाना, अभी पछताओगे। यूट्यूब पे कह रहा है, यूट्यूब पे तो आ ही जाना है। जा निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। अच्छा चलो भाई चुप करो, अब हो गया रेस्ट, जल्दी से अब ये दो एडजस्टमेंट में पकताओ इनको। चलो जी, वो कह रहा है जी कि रेंट क्वार्टरली इन एडवांस पे करते हैं, यकम मार्च को, यकम जून को, यकम सितंबर को और यकम दिसंबर को। इसका मतलब ये होगा कि जो दिसंबर में क्वार्टर 3 महीनों कहते हैं, जो दिसंबर में किराया पे करोगे ना, वो किराया दिसंबर और अगले साल जनवरी और फरवरी का भी होगा। तो 2 महीने क्या निकलेंगे, प्रीपेड। ठीक है, चला आ रहा है बिजनेस तो ये काम पहले से भी होता आ रहा होगा। ठीक है, यानी पिछले साल में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि पिछले साल के दिसंबर के अंदर जो पैसे पे हुए होंगे वो पिछले साल के दिसंबर और अगले साल के 2 महीनों की प्रीपेमेंट भी होगी। अब इतनी सादा बात नहीं थी, लेकिन पहले सादा बात तो देख लें। एडवांस रेंट ओपनिंग डेट पर 24 का मतलब क्या है, ये पिछले साल का क्लोजिंग था, और 24 था कितने महीनों का, 2 महीनों का, 3 का नहीं बेटा। ये ओपनिंग में प्री पेमेंट है, पेमेंट नहीं है। ओपनिंग डेट पे प्री पेमेंट, पिछले साल के दिसंबर, यकम दिसंबर को पे हो, दिसंबर तो इनकम में चला, एक्सपेंस में चला गया होगा। 2 महीने पिछले साल के एंड पे प्री पेड थे, हमारे वाले साल के पहले 2 महीने, जनवरी और फरवरी। तो ये 24 अगर 2 महीनों का है तो पर मंथ कितना होगा, मैंने कहा जरा बता दूं। ठीक है, तो यहां पर 24 क्या था, प्रीपेड। ठीक है, यानी इन 2 महीनों का 12 पहले से ही पे किया हुआ था। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है, मुसीबत इस लाइन ने डाली, कहता है एज पर एग्रीमेंट एनुअल रेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 6000 विद इफेक्ट फ्रॉम यकम सितंबर। इस दिन से जो एनुअल रेंट है ना, एनुअल रेंट वो 6000 रुपए से बढ़ा था। कैसी मुसीबत वाली बात थी, मंथली रेंट बता देता तो हम 12 में ऐड करते सुकून से, लेकिन बदतमीजी क्या कर गया, कह रहा है एनुअल रेंट में 6000 इंक्रीज आया। अब मेरे पास इस वक्त मंथली रेंट है 12, लेकिन इतना मुझे जरूर पता लग गया है कि ये 12 यहां तक तो 12 ही आना है। ठीक है ना, ये तो पता लग गया। ठीक है, लग गया पता गया। अच्छा, अब यकम सितंबर से एग्रीमेंट रिवाइज होना है, लेकिन मसला सिर्फ यह है कि उसने पर मंथ दिया नहीं इंक्रीज। वो कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे हर महीने 1 रुपया बढ़ गया तो हम आगे 13 लिख देते, पर वो क्या कह रहा है, एनुअल इंक्रीज 6000 आया तो पहले एनुअल रेंट निकालेंगे, फिर उसमें एनुअल इंक्रीज डालेंगे, फिर पर मंथ नए वाला रेंट निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर खड़े होकर निकालूंगा एनुअल रेंट, और कर लेंगे बाद में दूसरा तरीका भी, जरा आसान वाला तो देख लें। एनुअल रेंट ओल्ड, 12 इंटू 12 कितना बनता है, 144 एनुअल। ठीक है, और एनुअल रेंट न्यू वाला
आफ्टर रिवीजन ये होगा 144 प्लस 6 150। तो फिर मंथली रेंट कितना बन गया? मंथली रेंट कौन सा वाला जी? न्यू वाला। 150 डिवाइडेड बाय 12, 12.5। ठीक है, तो ये जनाबे वाला न्यू। समझ आया सबको? मैंने बहुत ही सिंपल करके बताया बेटा, और क्या करूं मैं इससे ज्यादा। 12.5 12.5 12.5 ये 3 महीनों का तो पे भी हुआ और इनकम भी बन गया। लेकिन यकम दिसंबर को भी उसने 12.5 12.5 12.5 पे कर दिया, और ये अगले 2 महीने कवर हो रहे हैं, अगले साल वाले, अगले साल का जनवरी और अगले साल का फरवरी। हमारा साल तो यहां पे खत्म हो रहा है, जैसे हमारा साल यहां पे भी खत्म हुआ था। ठीक है ना? तो अब ओपनिंग में प्रीपेड सवाल ने दिया हुआ था, क्लोजिंग में प्रीपेड हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 12.5 इंटू 2। यार हजारों तरह से कैलकुलेशन हो सकती है, मैंने सिर्फ सिंपल बिल्कुल कर दी कैलकुलेशन, ताकि बिल्कुल खोल खोल के एडजस्टमेंट को लिख दूं। और कोई नहीं, आप कोई शॉर्टकट लगाना चाहें बेशक लगाएं, यू आर मोस्ट वेलकम। 2 आउट हो गए हैं, बता दूं। ठीक है, ओके। देखो एडजस्ट, इधर से एडजस्टमेंट होती है, उधर से विकेट गिरती है। पढ़ते ना चाहें, आज 10 को एडजस्टमेंट करते हैं, 10 विकेटें गिर जानी है इधर है। 12 बजे से पहले पहले सारी टीम हारेगी उनकी है। चलो, लंच होने वाला है सर। लंच होने वाला है, ओके। उनका लंच होने वाला है भाई, कह रहे हैं। 24 ओपनिंग में प्रीपेड है, 24 ओपनिंग में प्रीपेड है। ठीक है, क्लोजिंग में प्रीपेड हम निकाल लेते हैं। 12.5 इंटू 2 लिख दूं, किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर लो, मुझे कोई मसला नहीं। 12 इधर देखो, क्लोजिंग 12.5 का इंटू 2 25। अब यहां पर एक्सपेंस की फिगर आनी है और यहां पर कैश। कोई एक पहले निकाल सकते हैं हम, दोनों ही निकल सकती हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूं इनकम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारी वर्किंग हुई पड़ी है। इधर देखो, 12 12 12 12 12 12 12 12 कितने महीने बनते हैं? 8 महीने 12 रुपए इनकम में गए, और 4 महीने 12.5 तो इनकम निकल सकती है 12 12.5 12 12.5। सर घूम रहा है सर, बस कर दे सर। ये तो देखो, ये देखो 12 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 4। अगर रेंटल की अमाउंट और डेट वगैरह गिवन हो तो एक्सपेंस पहले निकल सकता है जी। बोलो 146। ठीक है, ये 146 जाएगा इनकम में अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना, जब बैलेंस करेंगे लेजर आप घर पे। ठीक है ना, ये एक्सपेंस और क्लोजिंग प्रीपेड। लेकिन चलो इसको कर ही दे, पूरा कर ही देते हैं। कैश क्या आ गया भाई, प्लीज चुप कर जाएं। 147। अभी तो देखो, ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसकी डबल एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट इसीलिए उसने बना के नहीं दिया था। ठीक है ना जी, बोलो रेंट एक्सपेंस डेबिट, हाँ बैंक लिख देता हूं, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 147। ठीक है, यहां पे बैंक लिख लें जी, गलती होगी मुझसे, माफ कर दें। हो गई है मैच में लंच ब्रेक? अच्छा, सही है? नहीं सही? अच्छा, और क्लोजिंग 25 क्या है जी? प्रीपेड। क्योंकि अब ये लेजर बैलेंस हो गया ना, तो इसका सारा कुछ ही पहुंचा दें, ये ना बाद में रह जाए। वर्किंग 325, ये ताकि मैं इसको डबल लाइन लगा सकूं। लो, ये 2 एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, 2 मिनट की एडजस्टमेंट्स हैं। अभी ये सवाल पूरा करो, फिर बयानी मिलेगी आपको।
नहीं, अब बस जो है सो है। सुनो 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 सुनो, बैलेंस ऑफ स्नूकर टेबल्स, बैलेंस ऑफ स्नूकर टेबल ऑन 31 दिसंबर 17, ये 960 की बात कर रहा है। बैलेंस ऑफ स्नूकर टेबल ऑन 31 दिसंबर 17 represents the book value of 5 similar tables purchased in 16. One of the table was sold to a member for cash during the year for 212. पहली बात, सवाल के अंदर उसने डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं बताई, तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 960 5 टेबल्स की बुक वैल्यू है और हम अज्यूम कर रहे हैं साल के पहले दिन ही इसने बिक जाना है, तो फिर डिस्पोजल की बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 960 डिवाइडेड बाय 5, एक की आ गई 192, डिस्पोजल में चला गया। यहां करके बना लो डिस्पोजल का काउंट, गुजारा करो। डिस्पोजल 192, स्नूकर टेबल बुक वैल्यू आ गई। वॉज सोल्ड फॉर आसान एडजस्टमेंट है। फॉर कैश आप बैंक की ले लो, अब कैश ना लेना, आप बैंक की ले लो। ये नवा कैश विच आ गया जी, कितना 212, 212 से बैंक डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। एक 192 वाली चीज 212 की बिक गई, तो क्या आ गया भाई? गेन। और मेंबर को बेचा है, मेंबर ओनर नहीं है, देखो आप कहोगे खुद को चीज बेच के खुद से गेन कमा रहे हैं, मेंबर है, वह कस्टमर है, ठीक है जी। तो अस्तगफिरुल्लाह, ब्लू कलर से बैलेंसिंग निकलता है जी। तो इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग 20, ये क्या है? गेन है। क्या है? गेन है। तो इनकम्स में ले जाओ इस 20 को। गेन ऑन वर्किंग का नंबर नहीं लगाया मैंने, वो 11 लाइफ मेंबरशिप को लग चुकी है वर्किंग 12। ठीक है, डन। अब एक छोटा सा मसला है, वो मसला बाद में देखेंगे, पहले इधर देखो। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आर डेप्रीशिएटेड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, सही है। फर्नीचर को फिलहाल छोड़ो, और वो कह रहे हैं फुल डिडक्शन चार्ज करते हैं इन द ईयर ऑफ एडिशन और कोई डिडक्शन चार्ज नहीं करते इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। वैसे ही ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर सवाल लिख दे तो फिर हम भी ऐसे मान लेंगे। तो यही हमने किया, डिस्पोजल के ऊपर कोई डिडक्शन चार्ज हमने नहीं किया। अभी वो 212 का बेच दिया हमने, 192 का था, ऐसे ही है ना। चलो, तो फिर इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन तो हम निकाल सकते हैं। नंबर 13, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का। जी, इक्विपमेंट में कोई डिस्पोजल हुआ है? शुक्र है। ऑन ओपनिंग गिवन ही सवाल में क्या है? बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, कोई डिस्पोजल नहीं है, इनटू, जी बोले, 144। फिर ऑन एडिशन, कितना एडिशन? 220। देखो कितनी आसानी होगी 220 इकट्ठा लिखने से, डेप्शन भी अब आसानी से निकल रही है। ठीक है, इनटू, भाई पहले साल तो कॉस्ट ही बुक वैल्यू है ना, और वो कह रहे हैं पहले साल में फुल। अच्छा, डेट ना गिवन हो तो ये ना भी लिखे, तो हम डेट ऑफ एडिशन ना गिवन होती तो साल का पहले दिन अज्यूम करते, पूरा ही डेप्रिशिएट करते। ठीक है, तो बताओ 44 टोटल 188। इसकी डबल एंट्री करवाओ जरा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका जी? फर्नीचर एंड वर्किंग नंबर जी 188 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और
फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। जवाब देगा यार ये, आप भी जवाब देंगे। आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कुछ नहीं बचा अब। भाई वो अली को कहो कि यहीं क्लास में ले आए, 2 बंदे आ जाए। पहुंचा नहीं अभी? हाँ कॉल कर लो, मैं नंबर देता हूं। हाँ हाँ प्रैंक हो गया आपका सर। तो कॉल करो उसे को कॉलेज के अंदर जल्दी से पहुंच जाए। अरे लेट हो गए हो तुम। अच्छा जी थोड़ा इंतजार करना पड़े, पढ़ लेंगे। सुने सुने सुने, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। स्नूकर टेबल के ऊपर डेप्रिसिएशन रह गई है, कहता है 12.5% स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब मसला यह है कि स्नूकर टेबल की हमें बुक वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन नहीं है। तो कोई बात नहीं, बुक वैल्यू गिवन है, डेट ऑफ एडिशन गिवन है, 16 का साल पूरा ही लेना है ना, तो हम एक्स अज्यूम करके कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1 मिनट का काम है। तो वर्किंग नंबर कौन सी होगी? अब जगह नहीं बची उधर। जी जी, कॉस्ट ऑफ स्नूकर टेबल्स निकाल रहे हैं एज ऑन 1 जनवरी 18। जी अज्यूम करें कॉस्ट इज 100। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिंदगी आसान है। चलो बहरहाल अज्यूम कर लें 1 जनवरी 16 को खरीदा था हमने सबको, क्योंकि वो वैसे ही कह रहा है फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो स्नूकर टेबल बैलेंस 31 दिसंबर 17 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्नूकर टेबल्स परचेज्ड इन 16। तो परचेज जिस दिन भी हुए हैं, जब डेप्रिसिएशन सारा साल ही लेनी है, तो अज्यूम कर लो 1 जनवरी 16 पे खरीदे थे। कितनी कॉस्ट है जी? 100%। ठीक है, अब 31 दिसंबर, ये शॉर्टकट भी होता है इसका, लेकिन चलो डेप्रीसिएशन 100 का 12.5% आ गया, 12.5। बुक वैल्यू 87.5। फिर 31 दिसंबर 17 पर डेप्रीसिएशन आ गई, वही स्ट्रेट लाइन है ना, 100 इंटू 12.5%। और तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 12.5 का, 12.5 इंटू 2 करके, बहरहाल 75। ये बुक वैल्यू किस दिन की है जी? 31 दिसंबर 17 कह लें, ये 1 जनवरी 18 कह लें। तो 31 दिसंबर 17 या 1 जनवरी 18 की बुक वैल्यू सवाल ने भी हमें दी हुई थी, और वो है 960। ठीक है जी, तो रुपीस के अंदर अगर बात करें तो 960 बुक वैल्यू है इस दिन। अगर 100 करना चाहते हो तो 960 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 करो जी, 1280 है सारे फर्नीचर्स की, सारे स्नूकर टेबल्स की कॉस्ट, पांचों की। ये 5 की है, इसमें से एक निकल भी गया। ठीक है, अच्छा अब एक तरीका तो ये है, जरा ध्यान से देखना, कि आप 1280 में से माइनस करें 1280 डिवाइडेड बाय 5, एक की कॉस्ट माइनस कर दें, तो बाकी में कॉस्ट कितनी बचेगी? 1024। अब एक शॉर्टकट बताऊं, 960 सारे स्नूकर टेबल्स की आपने बुक वैल्यू ली, उससे कॉस्ट निकाली है। अगर आप जाने वाले स्नूकर टेबल को निकाल देंगे बुक वैल्यू से, तो फिर निकलेगी ही क्या फिगर? 1024। दोनों तरीके ही हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं तो निकालने लगा हूं यहां पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस उधर जगह नहीं है, स्नूकर टेबल्स पर
चलो अच्छा है, जरा 1280 ही आना चाहिए। इधर देखो, यूं लिख लो, जरा जरा रिवीजन अच्छी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ 5 स्नूकर टेबल्स, कॉस्ट ऑफ 5 स्नूकर टेबल्स 1280 है, और कॉस्ट ऑफ 1 स्नूकर टेबल जो है वो 1280 डिवाइडेड बाय 5 कितनी आती है? कितनी जी? 256। ये अब दोनों आ गई हमारे पास। डेप्शन एक्सपेंस निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो हमने क्या क्या सीखा हुआ है? ऑन ओपनिंग के अंदर क्या करते हैं हम? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। ठीक हो गया जी? 128। कोई एडिशन है जी इधर? नहीं। डिस्पोजल तो है, लेकिन क्या डिस्पोजल की डेफिनेशन है? तो इसका मतलब फिर डेप्रिसिएशन तो यही 128 ही निकलनी थी। ठीक हो गया? तो ये एक छोटी सी वर्किंग हमने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जी। एंट्री करवा दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्नूकर टेबल्स का। वर्किंग नंबर बता दो कितना जी? 128 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ डेबिट, और स्नूकर टेबल 128 से हो गया क्रेडिट। ठीक है जी? अब आप लोग इसको 5 मिनट में बैलेंस करें, मैं जरा 5 मिनट में आता हूं पता करके। ठीक है जी कि क्या सिस्टम है? पॉज कर दें जरा इसको। अच्छा जी सुने प्लीज, सिर्फ इसको बैलेंस करने दें 2 से 3 मिनट, फिर छुट्टी। सिर्फ सारा बैलेंस नहीं करना, सिर्फ लेजर्स को प्लीज, बातें नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर की फिगर यहां से 995 आ गई, पहुंचाएंगे आप खुद इनकम एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग लायबिलिटी में, क्लोजिंग ये एसेट्स में। ठीक है? नेक्स्ट रेंट हो गया। फर्नीचर से क्लोजिंग आएगा बैलेंसिंग, ये 752 बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन जा चुका। स्टॉक में ना तो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है ना परचेजेस है, लेकिन क्रेडिटर के लेजर ने, प्लीज बेटा बातें नहीं, बातें ना करें यार, 536 दे दिया। ये 536 यहां पे चला जाएगा, क्रेडिटर्स वर्किंग 5, और 504 कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल 504 ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस 640 बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में। सारा लेजर बन गया, सेल्स भी आएंगी। सेल्स तो है ही कोई नहीं, सेल्स तो है ही नहीं, कहीं पे मार्कअप मार्जिन गिवन, बस एक छोटी सी एडजस्टमेंट है। वो कहता है, अच्छा थोड़ी सी ना फनकारी यहां भी लगा दी उसने, कहता है पिछले साल मार्कअप मार्जिन इतना था, इस साल इतना हो गया। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो देखो, ये क्लब ऑपरेट्स, कहां गया? क्लब ऑपरेट्स कैंटीन। टिल लास्ट ईयर कैंटीन अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। पहले लास्ट ईयर वाला तो बना लें, उसी से ही बनेगा ना इस साल वाला। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन, तो 100 ले लोगे सेल को, कितना प्रॉफिट है? 20, तो कॉस्ट। ठीक है, अब वो कहता है
इस साल में क्या हुआ है, इफेक्टिव फ्रॉम इस साल का पहला दिन सेलिंग प्राइसेस वर इंक्रीज्ड बाय 10%। तो सिर्फ सेलिंग प्राइसेस को 10% बढ़ाया उन्होंने, कॉस्ट के बढ़ने का कहीं जिक्र नहीं है। तो करंट ईयर जो हमने यूज करना है उसमें सिर्फ आप इस सेल वाली फिगर को एस को 110 कर लो। क्यों? 10% बढ़ाना है ना, 100 को 100 प्लस 10% ऑफ 100 करोगे, ठीक है, या 100 इंटू 1.1 भी कर सकते हो। अगली बात, कॉस्ट अपनी जगह कायम दायम है, मतलब इससे सिंपली उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया है, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाली आपने यूज नहीं करनी, आपकी इक्वेशन ये पड़ी है। इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई थी ना, ये किधर गई किधर गई किधर गई, ये 504 यहां पे पड़ा होना, इसको आपने कहना है ये तो कॉस्ट है, इससे सेल निकालनी है, तो इसको डिवाइड करोगे 80 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से नहीं 110 से, आपकी आ जाएगी सेल्स। ये जो सेल्स यहां पर निकलेंगी इसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, और फिर आप एंड पे जाकर निकाल लोगे इसका बैलेंस। जस्ट लेंथी था, ठीक है जी, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा, एक्सपेंस जो भी होगा वो बैलेंसिंग एक्सपेंस चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और ये क्लोजिंग करंट। निकलने दो। अच्छा जी, नेक्स्ट वेजेस एक्सपेंस में से ये 132 ही आना है, ठीक है, 132 एक्सपेंसेस में चला जाएगा, आगे आ जाना था, आगे आ जाओ, 132 एक्सपेंसेस में आ जाना था, और क्लोजिंग पेएबल, ठीक है। डिस्पोजल का अकाउंट ऑलरेडी कंप्लीट है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस भी जा चुके हैं। रह गया सिर्फ ओपनिंग जनरल फंड, उसके लिए सारे ओपनिंग लेजर्स आपके पास अवेलेबल हैं, बस फेस के ऊपर लाइफ मेंबरशिप ओपनिंग नहीं आ रहा, वो जरा आपके पास वर्किंग हुई पड़ी है। तो सारे ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटी से आपने ओपनिंग जनरल फंड निकालना है। कल मैंने ये दोनों सवालों के बैलेंस शीट टिच टैली देखनी है आपके रजिस्टर्स पे, ठीक है ना, और कोई नया होमवर्क नहीं है, यही दोनों सवाल आपने दोबारा हिम्मत करके कर लेने हैं, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अपनी सीट्स पे